हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 35। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर ले अगर आप करना चाहते हो तो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर QR कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे वीडियो में और करेंगे प्रश्नों को। सेट नंबर 35 का जो पहला प्रश्न है वो है कि ये जो एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है जिनमें वर्ड्स में लिखे हुए हैं सारे अभिकारक और उत्पादों के नाम, तो इनके लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है इनमें से। तो सबसे पहले तो आप जो ये रासायनिक अभिक्रिया दी गई है वर्ड में लिख करके उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब देखो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन है तो आप क्या लिखोगे, H+Br लिखोगे या फिर H2+Br2 लिखोगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो डाई एटॉमिक है तो हम लोग H2 लिखेंगे, जो ब्रोमीन है वो भी डाई एटॉमिक है तो हम लोग Br2 लिखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैलोजन तत्व हैं वो सारे होते हैं आपके डाई एटॉमिक, तो ब्रोमीन के लिए हम लोग Br2 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसका सूत्र है HBr। अब इसे हमें संतुलित करना है। ये तो हम लोगों ने वो लिखा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा या हमें वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करना होता है, ये जो तीर है, ये जो एरो है, इसके बाएं साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या जितनी है उतनी ही इधर होनी चाहिए राइट हैंड साइड में। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में जितनी है उतनी ही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं लेकिन यहाँ पर तो एक ही है। यहाँ पर ब्रोमीन के भी 2 परमाणु हैं लेकिन यहाँ पर एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख दिया मतलब हम लोगों ने 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन है और 2 ब्रोमीन है। देखिए अगर ऐसे होता ना, जो कि गलत है, ये सूत्र नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि केवल हाइड्रोजन के 2 परमाणु है लेकिन ब्रोमीन का एक ही परमाणु है, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है अगर कुछ नहीं लिखा है तो। लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और 2 ब्रोमीन के साथ भी है। तो अब हमारा ये संतुलित हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होती है। 2 जगह आपको भरने हैं। पहला स्थान पर आपको ये भरना है कि जो लाल रंग का प्रकाश है वो कोहरे या धुएं से ज़्यादा प्रकीर्णित होता है या कम प्रकीर्णित होता है। दूसरा आपको ये सोचते हुए भरना है कि जो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो बाकी सारे जो आपके श्वेत रंग में जो 7 रंग होते हैं उनमें एक लाल होता है, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो बाकी सारे अन्य रंगों के तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम है या ज़्यादा है। ये आपको ऐसे यहाँ पर सोचते हुए भरना है। जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे यानी कि बैंगनी से हम लोग जाएंगे लाल की तरफ, तो तरंग दैर्ध्य जो है बढ़ती चली जाएगी। यह एरो जो है ऊपर की ओर है, मतलब बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बढ़ेंगे, इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम होगी या ज़्यादा। देखो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य है ये लाल के पास है, तो यहाँ पर हमारा अधिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर अधिक, तो ये कम है, यहाँ पर भी कम है, तो ये दोनों विकल्प हमारे यहाँ से छट जाते हैं। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्कैटरिंग जो है ये घटता चला जाएगा, प्रकीर्णन जो है घटता चला जाएगा। जैसे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे प्रकीर्णन जो है घटता चला जाएगा, मतलब लाल रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल के केस में बोलेंगे सर्वाधिक कम, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम जो है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर अपवर्तनांक लिखा है, म्यू यानी कि अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैंने घटते हुए दिखाया है। ये जब आपसे सवाल पूछा जाएगा ना कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसे सवाल आएगा। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्रीन रंग के प्रकाश के लिए या फिर येलो रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा होगा। प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है
वो ग्रीन रंग के प्रकाश के लिए ज़्यादा होगा या फिर येलो रंग के प्रकाश के लिए ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे ग्रीन के लिए ज़्यादा होगा, येलो के लिए कम होगा, क्योंकि जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो कम होता चला जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो किस रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा झुकता है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डेविएशन यानी कि विचलन जो है ये घटता चला जाएगा। मतलब बैंगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा झुकेगा और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकेगा या फिर सबसे कम विचलित होगा। एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। X हो सकता है, जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है, वो यहाँ पर आपको निगेटिव दिया गया है। तो फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है कॉनकेव के लिए। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। अब चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर हो कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, दोनों के लिए जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। बी हमारा आंसर। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, हमारी बनावट भी काफ़ी जटिल है और हम लोग के अंदर लैंगिक प्रजनन होता है। तो हम लोग के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर जो है हमें यहाँ पर एक सही विकल्प चूज करने हैं। तो हम लोगों के अंदर जो जनन कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की हैं। महिलाओं के अंदर जो है ये एग है, अंडाणु है, और पुरुषों के अंदर ये शुक्राणु है यानी कि स्पर्म है। अब स्पर्म के बारे में आपको पता ही होगा कि ये योनि से होते हुए कहाँ तक जाता है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के लिए, क्योंकि ये गतिशील होता है। और जो स्पर्म होता है वो छोटा भी होता है साइज में। ये जो एग है ना, अंडाणु, ओवम हम जिसे बोलते हैं, डिम भी बोलते हैं, ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि खुली आंखों से भी इसे देखा जा सकता है। ये साइज में इतने बड़े होते हैं, ओपन आई, नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। लेकिन शुक्राणु जो है ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और गतिशील भी होते हैं। तो जो यहाँ पर सी विकल्प है इसमें देखो कहा गया है कि नर जनन कोशिका यानी कि स्पर्म छोटी और गतिशील, तो ये तो सही है। उसके बाद मादा कोशिका के बारे में कहा गया है, मादा जनन कोशिका के बारे में, खाद्य भंडार युक्त बड़ी। तो बड़ी तो ये होती है और खाद्य भंडार युक्त भी होती है। देखो जब निषेचन हो जाएगा तो यही जो एग है जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो जाइगोट जो है जाकर के गर्भाशय में उसका अंतःरोपण हो जाएगा, उसके बाद तो वहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा, तब माँ के बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन तब तक, जब तक कि अंतःरोपण नहीं होता है, तो उसको जो पोषण है वो यहीं से मिलने वाला है। तो इनमें कुछ फूड स्टोर होता है और ये साइज में जो है बड़ी होती है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? पादपों के अंदर आपको पता होगा कि दो प्रकार के संवहनी उत्तक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इनका काम संवहन का होता है, यानी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का होता है। जाइलम यह जल और खनिज को तना एवं जड़ों तक संवहन करता है। यह पादप के भागों को यांत्रिक सहारा भी देता है। तो जाइलम के बारे में ये चीज़ आपको पहले से पता है कि इसका काम होता है वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू लीव्स, और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसका काम क्या होता है? भोज्य पदार्थ जो फोटोसिंथेसिस से बना उसको ये पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। तो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभज्य उत्तक तक पहुंचाता है ये फ्लोएम। पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यही चीज़ हम लोगों ने जस्ट देखा पिछले स्लाइड में कि जो फ्लोएम है ये पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको ये स्थानांतरित करता है पादप के विभिन्न भागों में। देखिए फोटोसिंथेसिस में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा इस ग्लूकोज को वो करेगा सुक्रोज के फॉर्म में। यानी ये ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाएगा सुक्रोज में, तब जाकर के फ्लोएम से ये ट्रांसपोर्ट होगा। जितना भोजन का इस्तेमाल करना होगा पादप कर लेंगे और जो बचा हुआ होगा उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। यानी ग्लूकोज पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर ये सुक्रोज जो है स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होगा स्टोरेज के लिए। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोल सकते हो कि फूड है,
जो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है उसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर फूड का, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी जब हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे ना तो वहां पर समझ लो कि ये चीज डिफाइन हो चुका है कि यहाँ पर भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे तो वहां पर जल भी हो सकता है, खनिज भी हो सकता है, भोजन भी हो सकता है। लेकिन जब हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं मतलब तय है कि यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्लोएम के द्वारा, तो स्थानांतरण हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर स्थानांतरित लिखा हुआ है। कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत है, असंगत कथन का चयन कीजिए। कोयला और पेट्रोलियम, इनके कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। अब इनमें देखो, या तो 3 आपको इसमें हानियां दी होगी और 1 लाभ दिया होगा, तो लाभ वाला हमारा असंगत हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर क्या होगा, 3 इनमें लाभ दिए होंगे और 1 हानि होगा, तो जो हानि वाला होगा वो हमारा असंगत हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला विकल्प है, इन्हें जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये चीज़ तो सही है। तो ये बोल सकते हो कि ये इनका जो है नुकसान है, कोयला और पेट्रोलियम का। इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफ़ायती होते हैं। तो ये एक फ़ायदा है, ये फ़ायदा हमें दिया हुआ है। इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ये चीज़ आप जानते हो। तो ये भी क्या है कि एक नुकसान है कोयला और पेट्रोलियम का। O2 की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो कि एक विषाक्त गैस है, जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी क्या है कि नुकसान है कोयला और पेट्रोलियम का। तो 3 नुकसान है, एक असंगत कौन है, बी, क्योंकि यहाँ पर फायदा दे रखा है। तो बी हमारा आंसर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि पावर चाहिए आपको। इन दोनों लेंसों को जो है कॉन्टैक्ट में रखा गया है, तो नेट पावर क्या होगा यही आपको निकालना है। तो नेट पावर बराबर P1 + P2 हो जाएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट पावर यहाँ पर नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पर फोकल लेंथ जो है दी गई है। तो पहले तो अभिसारी लेंस बोल रखा है, तो अभिसारी लेंस का मतलब ही होता है कॉन्वेक्स लेंस और अपसारी लेंस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस। तो जो फोकल लेंथ है जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए है वो है +20 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ है कॉनकेव के लिए ये हो जाएगा हमारा माफ़ करिएगा, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस। तो ये हमारा 50 होगा, ये हमारा 50 होगा और ये हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। पावर निकालेंगे यहाँ से, P1 हमारा हो जाएगा कितना, 100/F हमारा है 50। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 डायोप्टर। यहाँ से हम P2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/-20, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -5 डायोप्टर। अब इसी मान को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन के साथ पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, साइन के साथ हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 डायोप्टर और -5 डायोप्टर। ये हमारा हो जाएगा -3 डायोप्टर। ये हमारा आंसर। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। दर्पण सूत्र के अनुसार दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/F = 1/V + 1/U। फोकस दूरी हमें चाहिए तो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, VU आएगा, यहाँ से U + V हो जाएगा। अब इसको हम पलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा VU / U + V। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बोलते हैं NaOH को, जो कि एक प्रबल क्षार है। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो ये तो सही है। पिछले ही सेट में आपने देखा था कि ट्राइग्लिसराइड + सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ से बना था सोडियम पामेट जो कि साबुन है और साथ में सह उत्पाद ग्लिसरीन।
तो साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका किया जाता है इस्तेमाल। इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में किया जाता है, तो ये भी सही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2, अच्छा हमसे पूछा उपयोग नहीं है, तो केवल 3 हमारा आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये सारे इनके उपयोग हैं। तो जरा सा वीडियो पॉज कीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिए। एक अस्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा है। यानी कोई उपकरण है जिसका जो प्रतिरोध है वो R है, किसी सोर्स से ये कनेक्टेड होगा। मान लो करंट इसमें I चला, T टाइम के लिए चला, क्योंकि इसके पास कुछ प्रतिरोध है तो यहाँ से कुछ मात्रा में जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ही होगा। तो ये H कितना है यही आपसे पूछा गया है, तो ये H बराबर होता है हमारा I² R इंटू में T। B हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊष्मा बराबर हम I² RT भी लिख सकते हैं, इसे हम VIT भी लिख सकते हैं, और V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही फार्मूले होते हैं, और इनमें से कौन सा फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो आपको सवाल देखते हुए यूज करने हैं। 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभव पात है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप है, तथा I1 I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः। देखिए सवाल में आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास 2 प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध 8 ओम और 12 ओम है। यहाँ पर इसको सही कर देना, 12 ओम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। बोल रखा है कि इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 है और इसके लिए यहाँ पर V2 है। धारा जो है इसमें बताया गया है कि इसमें I1 और इसमें I2, और रेशियो बताना है V1 V2 का और I1 I2 का। तो देखो ये चीज़ तो आपको अब तक समझ में आ ही चुका होगा कि जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो जो धारा है सारे से समान ही प्रवाह होती है। कहने का मतलब यहाँ से अगर करंट I चला है ना, तो यहाँ से करंट I चला, इसमें भी करंट I ही जाएगा, इसमें भी करंट I ही जाएगा। ठीक है, सारे से I, यानी I करंट जो है इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। जितना इस बैटरी से धारा निकलती है वही जो है इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर I1 है वो बराबर है I2 के, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखते ही आपको यहाँ पर B और D को काट देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कहा कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो I1 I2 ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, तो रेशियो हमारा 1 हो जाएगा। बटता कौन है, ये पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि विभवांतर जो है, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो V1 है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो विभवांतर है वो V2 है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर V1 लिखना है, I हमारा जो करंट यहाँ से निकला वही हो जाएगा, और R हमारा ये हो जाएगा जो 8 ओम है। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये V2 हो जाएगा, I तो यहाँ पर भी सेम ही होने वाला है, और यहाँ पर 12। इन दोनों का रेशियो पूछा है, I से I खत्म हो जाएगा, 8/12 है, यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो C हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो I से I तो खत्म हो गया, यानी कि V1/V2 सिंपली हमारा R1/R2 था। तो अब आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम जब भी आपको दिया होगा तो करंट का जो रेशियो होगा वो तो 1 हो जाएगा, और विभवपात का, पोटेंशियल ड्रॉप का जो रेशियो होगा वो प्रतिरोध के रेशियो के बराबर होगा। दिखाई चुका हूँ मैं, क्योंकि I जो है सारे में सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा रेजिस्टेंस। तो श्रेणी क्रम में दे करके कभी भी आपसे पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो पूछ दे तो आप सीधा क्या करेंगे, प्रतिरोध का रेशियो निकाल लेंगे। उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। वैज्ञानिकों की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिनसे उन्हें लगा कि तत्वों का वर्गीकरण करना चाहिए। तो इसके लिए आंसर है हमारा ये, तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, केवल ये दोनों नहीं होगा, केवल 1। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट हम लोग किसको बोलेंगे, संतुलित आहार किसको बोलेंगे, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, विटामिन मिल जाए, मिनरल मिल जाए, ये सारे मिल जाए। तो देखो तीनों में जो है यहाँ पर
कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक है। क्या कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी के लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है क्या? नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। विटामिन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिनरल मिलेगा? मिल सकता है, अगर जल में खनिज है तो मिल जाएगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मीठा होता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। रोज़ आप रोटी दाल खा सकते हो, लेकिन रोज़ अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दो तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। रोटी जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, दाल बहुत ही अच्छा स्रोत है प्रोटीन के लिए, और सब्जियों में आपको अलग अलग प्रकार के विटामिन और खनिज मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सी आंसर हो जाएगा। जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस डैश है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड जब अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो बनता है सोडियम क्लोराइड और उत्सर्जित होती है ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये अपने आप में फेमस है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है किस गैस की? तो आप आंसर देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की। साथ में ये जो है जहरीली गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है, रंगहीन गैस है। किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये सही है। परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है और वो रेखाएं जो है समदूरस्थ होती है। दूसरा हमसे ये कहा जा रहा है कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता है, तो हम उसके अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे कि लोहा है जो कि चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ यानी जो चुंबक से अट्रैक्ट होता है, उसे डाल करके उसे हम चुंबकित कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटाइज कर सकते हैं। क्या ये सही है? ये भी सही है। दोनों कथन सत्य है। ए और बी जो है दोनों कथन सही है। देखिए ये परिनालिका है। परिनालिका कुछ नहीं है, जो इंसुलेटेड आपका ये वायर होता है उसको बस ऐसे लपेट करके कनेक्ट कर दो बैटरी से, ये परिनालिका हो गया। ये अंदर अभी क्या है कि पूरा खोखला है, खाली है। जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, जैसे हम करंट फ्लो करवाएंगे, अब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जो धारावाही परिनालिका होती है वो कैसे बिहेव करती है, तो क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्षण चुंबक के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक वैसे ही परिनालिका के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अब इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र है और अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब इसके बीच में, जो मैंने आपसे कहा कि अंदर जो है खाली है, इसके बीच में किसी चुंबकीय पदार्थ को डाल दिया जाएगा। जैसे देखो आयरन डाल दिया गया, वो कोर कहलाएगा। जैसे ही आयरन को अंदर डाला जाएगा तो अब ये आयरन भी अपने आप में चुंबक हो जाएगा और उस चुंबक को हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तब तक ही वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे हम बंद करेंगे तो फिर वो चुंबकीय गुण उसके अंदर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट चुंबक नहीं है। जो क्षण चुंबक होता है ये परमानेंट होता है, ये विद्युत चुंबक परमानेंट नहीं होता है। लेकिन लोहा अब अपने आप में एक चुंबक की तरह काम करेगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? खाद्य को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। प्लास्टिक का उपयोग तो हमें करना ही नहीं है। प्लास्टिक का यूज जो है बैन भी है, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि प्लास्टिक जो है ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, यानी सूक्ष्म जीव जो है इनका अपघटन नहीं कर सकते हैं। जैसे केला का छिलका है, कार्बनिक पदार्थ है, फेंक दो आप, धीरे 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 जो नष्ट हो जाएगा। जो आपके सूक्ष्म जीव होंगे उस पर काम करेंगे, उसको अपघटित कर देंगे। लेकिन प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जहाँ पर आपने फेंक दिया आपके जीते जिंदगी तक वो वहीं पर पड़ा रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के पास वो औकात नहीं है कि उसका अपघटन करवा दे। तो ये कथन तो सही नहीं है। दुकानदारों को कानूनन प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य है, गलत हो जाएगा। हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, तो ये सही है। कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर हम प्लास्टिक को फेंक देंगे तो बात तो फिर वही हो गया कि हम प्लास्टिक को फेंक रहे हैं, उसका अपघटन होगा नहीं। उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियों को जलाकर उनका निपटान किया जाना चाहिए। प्लास्टिक को हमें फेंकना भी नहीं है और ना ही उनको जलाना है।
तो ये भी कथन जो है गलत है। जलाएंगे तो जलाने से जो है काफ़ी हार्मफुल चीज़ें जो है वायु में फैलती है प्लास्टिक को जलाने से, फिर उसे हम सांस लेंगे उसी वायु को, तो वो चीज़ अंदर हमारे चला जाएगा और फिर हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। तो फेंकना भी नहीं है, जलाना भी नहीं है। कोशिश हमें ये करनी है, अगर हम प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे रीयूज करें और फिर उनका प्रॉपर तरीके से पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। तो प्लास्टिक को रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो इस पूरे विकल्प में देखो एक ही जगह आपको दिख रहा है जहां बेकिंग सोडा का निर्माण हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में बनेगा और बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। पिछले स्लाइड में ब्लीचिंग पाउडर आया था, क्या था वहाँ पर? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखो यहाँ पर ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन पर यहाँ पर देखो ब्लीचिंग पाउडर बन गया। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपने पढ़ा है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाता है। तो ये हमारे पास देखो बेकिंग पाउडर है, ये अपने आप में क्या है? बेकिंग पाउडर है। इसको हम गर्म करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जल बनता है और वहाँ पर सॉल्ट बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रेड को, केक को फुला देती है, स्पॉन्जी बना देती है, मुलायम बना देती है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? जो नमक पानी का घोल होता है जिसे हम लोग ब्राइन बोलते हैं, उससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बनता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिएक्शंस जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, बताना है कि Mg जो है इसमें वो अपचायक है, विलायक है, उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक है, क्या है? ये कौन सी अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया इस मैग्नीशियम ने, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से मैग्नीशियम। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पर, पहले यहाँ पर ये अकेला है, तो जब भी कोई तत्व आपको अकेला दिख जाए तो उसके ऊपर जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। उसके बाद यहाँ Mg से बन गया यहाँ पर MgSO4। अब देखो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये चीज़ तो आपको ध्यान में ही रखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि सल्फेट के ऊपर जो है -2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। आप खुद सोचो, आप सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है लेकिन इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के ऊपर डेफिनेटली +2 चार्ज है, तभी तो इस -2 को इस +2 ने न्यूट्रलाइज कर दिया और ये पूरा जो है न्यूट्रल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। दिखाया नहीं गया क्योंकि ये न्यूट्रल है, लेकिन है तो +2 ही। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ गई। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो हम बोलेंगे कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जिसका हो जाए ऑक्सीडेशन उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक, ये हमारा आंसर। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे अमाशय में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है हमारे अमाशय में बनता है, जिसका 2 जो है मुख्य कार्य होता है। पहला तो ये कि जो पेप्सिन है हमारे अमाशय में, ये जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। कौन करेगा? पेप्सिन। लेकिन इसके लिए जो है एक ऑप्टिमम pH चाहिए होता है। पेप्सिन को काम करने के लिए जो pH चाहिए होता है वो कौन देगा? अम्ल, ये HCl। ठीक है, तो प्रोवाइड्स ऑप्टिमम pH फॉर पेप्सिन। पेप्सिन को काम करने के लिए जो pH चाहिए वो pH कौन देगा? HCl। साथ में प्रबल अम्ल है, तो जो खाना हम लोग अपने मुख गुहा में चबा करके निगलते हैं उसे हम लोग बोलस बोलते हैं। जो खाना हम लोग
थोड़ा सा चबाते हैं, उसमें लार मिक्स होता है और उसको जो हम निगलते हैं, जो आमाशय में पहुंचता है, उसे हम लोग बोलस बोलते हैं। उस बोलस में अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो उसे ये HCl मार देगा। तो ये दो मुख्य कार्य हैं इनके। डी हमारा आंसर हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो बल्ब का फिलामेंट जो है उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। टंगस्टन जो है काफ़ी कठोर धातु होती है। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण का मतलब ये हो गया कि जो कार्बन है वो लंबी लंबी चैन बनाता है। कार्बन जो है लंबी लंबी चैन बनाता है। कार्बन के पास बहुत ही ज़्यादा क्षमता है इस तरह से लंबी लंबी चैन बनाने के लिए। देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ये खासियत सिर्फ कार्बन के पास है। तो ये जो लंबी लंबी चैन कार्बन बना लेता है इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन गुण। तो किस गुण को दर्शाता है? परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता। निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। इस कॉन्सेप्ट पर इनमें से कौन सा उपकरण जो है आधारित नहीं है? तो विद्युत फ्यूज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यहाँ पर हम लोग केवल करंट और ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, चुंबक के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो विद्युत फ्यूज हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इन सब में जो है इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भू आकृति विज्ञान, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पृथ्वी के रूपों और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी, जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी, जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। आवर्त सारणी का सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व कौन है? सबसे ज़्यादा जो गलनांक है वो है टंगस्टन के पास। ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी के पास है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। ऑस्मियम के बारे में याद रखना है। ऑस्मियम जो है पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है, हैवीएस्ट एलिमेंट बाय डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो भारी है प्राकृतिक तत्व वो है आपका यूरेनियम। अगर हम प्राकृतिक, संश्लेषित सबको मिला दें तो हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 118 सबसे भारी तत्व ये हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व द्रव्यमान के हिसाब से ये यूरेनियम है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। तो ये हमारा सेट नंबर यहाँ पर 35 समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट नंबर 36 में। थैंक यू सो मच।